Hello everyone, a very good evening and I welcome you all to An Academy CA Foundation YouTube channel। तो दोस्तों हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट किया था हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये लेक्चर की सीरीज जो है वो हर कोई स्टूडेंट देख सकता है। जिन्होंने पहले चैप्टर 1 पढ़ा हो तो भी आप ये देख सकते हैं, जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा हो वो भी लोग इस हमारे सीरीज को देख सकते हैं। 4 लेक्चर में हम पूरे चैप्टर 1 को खत्म करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्लास। सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट एंड दोस्तों मैं आप सबको पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के एंड जो है सीए इंटर लेवल पे भी मैं आप सबको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो अगर आपको मुझसे फाउंडेशन में पढ़ के मजा आता है तो आप इंटर में भी मुझसे बाद में पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी बाहुबली टीम जो आपको अन अकेडमी में सीए फाउंडेशन लेवल पे आप सबको पढ़ाते हैं। एंड आप जब अन अकेडमी से जुड़ जाते हैं तो अन अकेडमी पे आपको 2 प्लेटफॉर्म्स पे क्लासेस मिलती है। एक होता है हमारा यूट्यूब चैनल एंड दूसरा होता है हमारा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप। आपको दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस मिलती है, जैसे कि हमारा अन अकेडमी सीए फाउंडेशन चैनल है एंड अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो कि आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आसानी से बेटा इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पे आपको आपका गोल सिलेक्ट करना पड़ता है सीए फाउंडेशन एंड देन बेटा आप हमारे इस अन अकेडमी ऐप पे भी 2 तरह की क्लासेस देख सकते हैं। एक होता है स्पेशल क्लासेस एंड एक होती है हमारी सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लासेस। स्पेशल क्लासेस भी एकदम फ्री होती है। 3rd ऑफ जनवरी से हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करेंगे मई एंड जून 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर आप दोस्तों हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान्ड मैनर में पढ़ाना चाहते हैं सो भाई साहब आप अन अकेडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लक्ष्य 2.0 बैच आप ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये एक कंप्लीट बैच है। इसमें अगर आपने फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है फिर भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 22 दिसंबर से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है, अभी ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं। आप इस बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करें, आप अन अकेडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में सेम क्लासेस मिलती है, लेकिन प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं एंड आइकॉनिक में आपको पीडीएफ नोट्स लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रिंटेड बुक्स, पर्सनल कोच जो आपको हेल्प करेगा पढ़ाई करने में, स्ट्रेटजीज बनाने में, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड स्टडी प्लानर जैसे एडिशनल फीचर्स आइकॉनिक वाले बच्चों को मिलते हैं। तो अगर आप एमबी सर कोड को यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाता है, चाहे आप प्लस का ले या आइकॉनिक का। बट सबसे बेस्ट होता है बेटा आपका कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। फाउंडेशन के बाद वैसे भी इंटर की क्लास तो लगानी ही है। अगर आप 2 साल का कॉम्बो ले लेते हैं जिसमें आपको फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस मिल जाती है तो अन अकेडमी में 2 साल तक फाउंडेशन एंड इंटर की जितनी भी बैचेस होगी आप सब देख सकते हैं। तो पहले 6 मंथ्स आप फाउंडेशन की बैचेस देखिए, फाउंडेशन पास हो जाइए, देन आपके पास 1.5 इयर्स और बचते हैं। आपके पास और 18 मंथ्स बचते हैं जिसमें आप सीए इंटर की पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बेटा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। अगेन इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की। एमवी सर कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाएगा। जैसे प्लस का कॉम्बो है वैसे आइकॉनिक का भी कॉम्बो होता है। सो आइए दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। के बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है उसे बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आइए देखते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है, राइट। तो अब बोलते हैं, देखो सबसे पहला बोलता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस की तरह होता है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस की तरह होता है ना। तो साइंस भी क्या होता है, साइंस होता है बेटा एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस। साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, साइंस के अंदर केमिस्ट्री आता है, बोलता है कि अगर एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिल जाता है तो ये हो गया कॉज एंड इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, तीसरा केमिकल बन जाता है ना। तो ऐसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में हम साइंस में पढ़ते हैं। उसी तरह से बोलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या करता है,
बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक तरह का साइंस है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। इस बिजनेस के प्रॉब्लम को मैं बोलूंगा कॉज, कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो रही थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इकोनॉमिक थियरी इसमें अप्लाई करता हूं, है ना। बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स की थियरी यूज करता हूं, एंड इसका इफेक्ट ये आता है कि वो प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन मिल जाता है। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उस प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन मिल जाता है, राइट। तो जिस तरह से साइंस में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक तरह का साइंस है बोल रहा है ना, एक तरह का साइंस है। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स की मदद लेते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स क्या है वो भी आपको बता देता हूं। इकोनोमेट्रिक्स का मतलब होता है बेटा, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इकोनॉमिक्स का एक तरीका होता है इकोनोमेट्रिक्स। जब हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की यूज करता हूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उससे मैं क्या बोलता हूं, उससे मैं क्या बोलता हूं, इकोनोमेट्रिक्स। ऐसा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का एक तरीका है वो। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स का भी यूज करते हैं बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको याद करने के लिए था आई फॉर क्या होता है, आई फॉर होता है इंडिविजुअल। आई क्या होता है, आई फॉर होता है इंडिविजुअल। जब मैं इंडिविजुअल यूनिट्स की बातें करता हूं तब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं। तो मुझे बताइए, जब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, क्या तभी भी मैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं? यस। कभी भी क्या मैं एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा हूं? यस। तो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स भी मेजरली या इसको बोलते हैं लार्जली, देखो क्या लिखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। A business manager is usually concerned about the achievement of the predetermined objectives of his organization. हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कब यूज करते हैं, जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इकोनॉमिक्स की थियरी को यूज करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फिर से मैं इंडिविजुअल लेवल पे बातें कर रहा हूं, तो देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद decision making problems of individual or establishments, and that is why it relies heavily on microeconomics. क्या ये बात समझ में आ रही, बताइए फास्ट। यस, क्या ये बात समझ में आ रही, बताइए फास्ट जल्दी से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट ऑल्सो इंकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। अब कितनी जबरदस्त बात है मुझे बताइए। ये ऐसा बोल रहा है कि देखो, वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली किस पे बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेस्ड है, लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरह से, है। मुझे बताओ, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया में आप आपका काम कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया का नेशनल इनकम कितना है वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत तो भी अफेक्ट करेगा। इंडिया का नेशनल इनकम मतलब क्या हो गया कि लोग जनरली कितना कमाते हैं। अगर लोग ज्यादा कमाएंगे तो आपके गुड्स की भी तो डिमांड बढ़ेगी। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब क्या आपको नहीं लगता कि जो ओवरऑल फैक्टर्स होते हैं, जो ओवरऑल फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, वो भी बिजनेस को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए बोल रहा है अ बिजनेस इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो। जैसे कि जनरल प्राइस लेवल क्या है चीजों का, कितना इन्फ्लेशन है। ऐसा तो नहीं कि चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, बहुत ज्यादा सस्ती हो रही है, वो भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट ने जनरली क्या क्या पॉलिसीज बनाई है बिजनेसेस के लिए, वो भी मैक्रो में आता है वो चीजें, और वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट ने टैक्सेशन कितना रखा है, इंटरेस्ट रेट्स कितने रखे हैं, राइट। नेशनल इनकम क्या है इकोनॉमी का, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है इकोनॉमी का। अगर
बहुत ज्यादा बेरोजगारी है आपके, कहाँ पे बताइए, आपके इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो चीजें खरीदेंगे कहाँ से? क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब कि हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि सुनो, इसका कंक्लूजन बता रहा हूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स वैसे तो लार्जली माइक्रो 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 इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी मदद लेनी चाहिए। तो अब बिजनेस मैनेजर मस्ट बी अक्वेंटेड विद दीज एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, है ना, विच हैज इन्फ्लुएंस ऑन इट्स बिजनेस। ऐसा तो चिल्टू चिल्टू बातें हैं। क्या बात समझ में आ रही बताइए फास्ट? क्या बात समझ में आ रही है? तो एमसीक्यू आएगा तो क्या बोलेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स वैसे तो इट इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं कर सकता, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ कुछ एलिमेंट्स उसे इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे बेटा। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है, बात को समझिए। आर्ट, आर्ट का मतलब क्या होता है? हम आर्ट में क्या करते हैं, जैसे कि मुझे बताना, जैसे कि मुझे बताना, क्या टीचिंग, क्या मैं अभी आपको जब पढ़ा रहा हूं, क्या टीचिंग एक आर्ट है? यस, ये भी एक आर्ट है ना। जैसे एक्टिंग, आपके एक्टर्स एक्टिंग करते हैं मूवीज में, क्या ये भी एक आर्ट है? हाँ, ये भी एक आर्ट है। आर्ट में हम करते क्या है, जो हमारे स्किल्स होते हैं, जो हमारे स्किल्स होते हैं या हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या आपको ऐसा फील नहीं आ रहा, क्या आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक थियरी होती है, जो हमारी इकोनॉमिक्स की थियरी होती है, क्या उसे मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूं बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? यस, इसलिए बोलता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट की तरह है, as it involves practical application of rules and principles for attainment of set objectives। क्या फील आया, क्या फील आ रहा है बताइए फास्ट, जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ बेटा गुरजीत जी, डायरेक्ट मैं इसमें आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आपको क्विक में पूरी चीजें बता रहा हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे, यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब देखो, अब देखो मुझे एक बात बताना, क्या बोल रहा है कि आपको पता है, आप टाइप्स ऑफ मार्केट आपने बचपन में पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है? टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन, क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन, ऐसा कुछ सुना है आपने? देन होता है मोनोपली, मोनोपली, फिर होता है मोनोपलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपलिस्टिक कंपटीशन, फिर आपका होता है ओलिगोपोली, फिर और भी होता है डिओपोली वगैरह होता है, और भी होता है। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 में आने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में आने वाला है। अब आपको नहीं लगता हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ यूज करते हैं? हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारा जो फर्म है, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन से मार्केट में फंक्शन करता है? वो इस मार्केट में फंक्शन करता है, या मोनोपोली में, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है, या ओलिगोपोली में है? क्या ये सारी चीजें हेल्प करेंगी अलग अलग डिसीजंस लेने में? यस। तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में थियरी ऑफ फर्म्स को भी यूज करते हैं, एंड रिसोर्स एलोकेशन की, कैसे ये अलग अलग फर्म्स अपने आउटपुट एंड प्राइस डिटरमिन करते हैं, ये सारी चीजें के बारे में भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इसीलिए इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 पूरा का पूरा इन चीजों पे ही डिपेंडेंट है। यही चीजें वहां पे आपको पढ़ाई जाएंगी इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में। ओके नेक्स्ट अगला देखेंगे, इट इज प्रैग्मैटिक इन अप्रोच। ये थोड़ा बहुत फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड है, सिक्स्थ पॉइंट। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, है ना। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल। ये कौन बोल रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात को समझो, हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? सेट्रस पैरिबस, सेट्रस पैरिबस, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरता है, ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। वाह, मुझे एक बात बताओ, सेट्रस पैरिबस मतलब क्या?
बोले डिमांड के जो जितने भी फैक्टर्स है ना प्राइस के अलावा उसे कांस्टेंट मानो। अरे ऐसा क्या पकड़ के रख सकते क्या तुम? है ऐसे इनकम को पकड़ के रखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को पकड़ के रखो, ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी ना एग्जैक्ट ऐसा हो सकता है। तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब क्या, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पूरा थियोरेटिकल है, सिर्फ बुक्स में देखने को मिलता है, रियल लाइफ में एग्जैक्टली वैसा चीजें देखने को जनरली नहीं मिलती है। हम यहाँ पे बहुत ही अनरियलिस्टिक हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक अजम्पशंस देते हैं, जैसे कि सेटरस पैरेबस भी एक टाइप का अजम्पशन होता है, अज्यूमिंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है बताओ, वो जो है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैग्मैटिक होता है? हाँ, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, अरे जो रियल लाइफ में आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, उसमें हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स के फंडों को, इकोनॉमिक्स की थियरी को एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं एंड इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इससे बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वैसे तो थ्योरेटिकल होता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैग्मैटिक होता है इन इट्स अप्रोच, बिकॉज इट टैकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हिच फर्म्स फेस इन द रियल वर्ल्ड। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही, बताइए फास्ट। यस। अरे यार हद हो गई यार, एमसीक्यू बताओ मतलब क्या होता है बेटा इसमें, एमसीक्यू कैसा आएगा अभी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश, ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी प्रैग्मैटिक, ऐसा एमसीक्यू आएगा। आगे कराऊंगा ना एमसीक्यू आपका अलग से। देखो मेरी बात समझो, हमारा जब जब मैं कोई भी चैप्टर लेता हूँ ना, उसके एंड में मैं एमसीक्यू सेशंस, जब पूरा चैप्टर खत्म हो गया ना, अलग से एमसीक्यू सेशन करवाऊंगा आपको, पूरा जितने बुक में एमसीक्यू है सब करवाऊंगा, ठीक है, अलग से भी एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो धैर्य रखे, पेशेंस रखे, सब चीजें बेटा आएगी, ठीक है, तो पेशेंस रखिए, ठीक है, चलिए ओके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है, प्रैग्मैटिक इन इट्स अप्रोच है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है बेटा इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात समझेंगे, डिसिप्लिन मतलब क्या, डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट्स, एंड इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है अपने अंदर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की मदद लेता है। तो बोलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी, इट इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, मतलब क्या अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की मदद लेता है कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब जल्दी बताइए, क्या 7 पॉइंट हमारे हो चुके हैं? 8वां पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8वां पॉइंट। यस प्लीज बताइए कि यहां तक आपको बातें समझ में आई है क्या, प्लीज फास्ट जल्दी से। तो फिर मैं आपको 8th पॉइंट फिर समझाता हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8th पॉइंट, ठीक है। यस फास्ट, चलिए। सो 8th पॉइंट देखेंगे बेटा जल्दी से। 8वां पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का, 8वां पॉइंट है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। बहुत ज्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूँ? एमसीक्यू आता ही आता है, एमसीक्यू आता ही आता है, ठीक है। हम्म, चलिए ओके, सुनो ना बातें मेरी, सुन रहे हो मेरी बातें? यस। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे। बोलता है कि देखो, हम एक पहले तो आपको नॉर्मेटिव का मतलब क्या है वो समझाएगा, वो आपको सबसे पहले समझाएगा कि नॉर्मेटिव का भैया क्या चक्कर है। तो वो बोलता है कि हम इकोनॉमिक्स की थियोरी को दो टाइप से पढ़ सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है। हाँ, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं, जब मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं, मैं उसके अंदर क्या करता हूं, तो बोलता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर
आप चीजों के सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं, आप चीजों के बारे में सिर्फ बताते हैं कि क्या होता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेरे साथ, क्या होता है। ये हम कहाँ बताते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, कि क्या होता है जनरली। हम वो बस स्टेट करते हैं, वो बस बताते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट स्टेट्स व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। क्या होता है, बस ये चीज मैं बताता हूं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी वैल्यू जजमेंट नहीं देता। मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये नहीं बताता कि क्या करना अच्छा होगा, क्या करना बुरा होगा, क्या होता है, बस इतना बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि जब जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरता है। ये क्या हो गया बताओ, ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। मैंने यहां पे सिर्फ इतना बताया है, आपको बताया है कि क्या होता है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरा, खत्म। ये क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है। फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये चीजों के बारे में सिर्फ क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ये इकोनॉमिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है कि ऐसा होता है, बस। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम वैल्यू जजमेंट पास करते हैं। हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बताते हैं कि क्या होना चाहिए। लिखेंगे वहां पे प्लीज, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना अच्छा होगा सब लोगों के लिए, उसे बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो देखो, आपको पता है, मुझे बताओ जल्दी से, आपको पता है आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, आप जब आप जब एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे, ठीक है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको क्या करता है बताओ, डॉक्टर आपको क्या देता है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपको क्या देता है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है ना। वो आपको प्रिस्क्राइब करता है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सजेस्ट करता है आपको कि देखो, आपको जो बीमारी है अगर उसे ठीक करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये दवाइयां लेनी पड़ेगी। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, सजेस्ट करना। डॉक्टर बोलते हैं कि ये दवाइयां लोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। वैसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्रिस्क्राइब करता है, सजेस्ट करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या सजेस्ट करता है, क्या प्रिस्क्राइब करता है कि इकोनॉमी को अगर आप अच्छी तरीके से चलाना चाहते हो, अगर आप सबकी अच्छाई चाहते हो, अगर आप सबका वेलफेयर चाहते हो, सबकी अच्छाई चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम करते हैं कहां बताइए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, इसका जवाब देता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन पॉजिटिव क्या बताता है, वो बस स्टेटमेंट बताता है। वो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि ऐसा है भैया, है ना। तो ये क्या बताता है, व्हाट इज, ये क्या बताता है, ये बताता है व्हाट इज। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अब कुछ लोग ना इसको ऐसा रट्टा मारते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ना यहाँ पे बेटा ऐसा रट्टा मारते हैं, क्या रट्टा मारते हैं कि बोले ये शुड जहां पे आ गया ना शब्द वो नॉर्मेटिव, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा याद रखना, ऐसी गलत फहमी में मत रहना। आपको हमेशा इसको इस तरह से सोचना है कि, आपको हमेशा बेटा इसको इस तरह से सोचना है कि बेटा हम कौन से स्टेटमेंट में कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट में हम कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो जाता है। जैसे कि आपको इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इस पे आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा एंड बोलेगा, जैसे मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बोला, समझ लो मैंने लिखा द प्राइस ऑफ मैंगोज इज रुपीज
100। मुझे बताओ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, बताइए फास्ट। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, बताइए फास्ट, जल्दी से जल्दी बताइए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। द प्राइस ऑफ मैंगोस इज ₹100, ये क्या है बताइए फास्ट। ये एक बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूं कि क्या है, मैंने सिर्फ आप स्टेट किया है, डिस्क्राइब किया है क्या, कि मैंगो का प्राइस ₹100 है, ये अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीजें नहीं बता रहा मैं यहाँ पे। पर मैंने ऐसा बोला कि द वेज रेट द वेज रेट ऑफ इंडिया शुड बी मिनिमम ₹500 पर आवर। अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट क्या है फास्ट, ये स्टेटमेंट क्या बताइए फास्ट, ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है बताइए जल्दी से, ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव बताइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये मेरा पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। द वेज रेट ऑफ इंडिया शुड बी मिनिमम, मिनिमम का गलत हो गया, रुको मिनिमम, मिनिमम ₹500 पर आवर, मतलब क्या होगा ये आपका नॉर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर मिनिमम वेज रेट 500 कर दिया ना इंडिया का तो ज्यादा अच्छा होगा। फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट, अब बताना, अब मेन बात यहां पे आएंगी। एंड मैं फिर से बोल रहा, रट्टा नहीं मारना है कि शुड भी आया तो नॉर्मेटिव, ऐसा जरूरी नहीं होता। हाँ अब सुनना मेरी बात है। चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स, changing interest rates is better way to tackle problems in an economy than using than changing टैक्स रेट्स। बताइए ये पॉजिटिव है, बताइए जल्दी से, ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है बताइए फास्ट, है ना। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये वेरी वेरी गुड गाइस, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, यही चीज आपको मुझे समझाना था। यहां पे देखो मैंने सजेस्ट किया है, क्या सजेस्ट कर रहा हूं, मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि देखो अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करोगे ना तो आप ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे एज कंपेयर टू टैक्स रेट को चेंज करने से। तो यहाँ पे हम सजेस्ट कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए आपको, समझो। अब यहाँ पे कहीं भी मैंने शुड शब्द का यूज ही नहीं किया, फिर भी नॉर्मेटिव है, तो रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। वेरी गुड, चलिए सो देखेंगे, वेरी वेरी गुड, सो देखेंगे जल्दी से फास्ट। सो आपका नॉर्मेटिव में क्या होता है, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड व्हाट शुड बी का आंसर देता है वो, है ना। व्हाट शुड बी अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड इसमें वेलफेयर कंसिडरेशंस एम्बेडेड होते हैं। वेलफेयर कंसिडरेशन मतलब क्या, लोगों के अच्छाई के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो जल्दी से इसको मैं मार्क करता हूं अभी आपके साथ साथ, क्या लिखा है यहाँ पे प्लीज। आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैसा होता है, इसमें वैल्यू जजमेंट्स नहीं होते, हम ये नहीं बताते क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बातें नहीं करते पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ये बताता है कि क्या है ना, फैक्ट बताता है, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स बताता है, डिस्क्राइब करता है, ये एक सिचुएशन को सिंपली डिस्क्राइब करता है कि ऐसा है। लेकिन बेटा हाँ, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू जजमेंट्स होते हैं, ये बताता है क्या करना अच्छा है, क्या करना चाहिए, ये प्रिस्क्राइब करता है, सजेस्ट करता है कि क्या हमको करना चाहिए, व्हाट शुड बी अ कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। और इसमें वेलफेयर कंसिडरेशंस एम्बेडेड होते हैं, मतलब क्या, हम हमेशा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये बातें करते हैं कि लोगों की अच्छाई के लिए हमको क्या करना चाहिए। क्या फील आया फास्ट, बताइए जल्दी से, फास्टम फास्ट, क्या फील आया क्या आपको, यस और नो बताइए फास्ट जल्दी से। ओके आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े क्या,
हम्म। क्या आगे बढ़ेगा, प्लीज बताइए फास्ट। ओके। अब अभी तो हमने ये समझा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता, अभी तो मैंने सिर्फ ये समझा है। अब मेन बात ये है, इसने बोला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर है। इसका क्या मतलब है? क्या आपको नहीं लगता कि मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी क्या करता हूं? मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या कर रहा हूं, सोच के देखो फिर से बेटा बेसिक्स पे जाना वापस से। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, सोच के देखो। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोई अगर बिजनेस की प्रॉब्लम होती है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें इकोनॉमिक थियोरी अप्लाई करनी चाहिए। क्या फील आया? क्या फील आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक थियोरी अप्लाई करनी चाहिए। मतलब क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स भी सजेस्ट कर रहा है क्या कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? इसीलिए इसीलिए जो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव इन नेचर होता है। क्या फील आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सो देखिए इधर पढ़ेंगे फास्ट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर बिकॉज इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू बिजनेस प्रैक्टिसेस, टू बिजनेस प्रॉब्लम्स। लेकिन लेकिन मुझे बताओ कि क्या बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए क्या मुझे ये पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए सर? क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे कंट्री की नेशनल इनकम अभी क्या है? क्या मुझे पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम अभी क्या है हमारे इकोनॉमी की? क्या उससे रिलेटेड मैं काफी सारे डिसीजन ले सकता हूँ? अगर नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो मेरे गुड्स की डिमांड ज्यादा हो सकती है। क्या मैं ये क्या बिजनेस चलाने के लिए मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी टैक्सेशन रेट क्या चल रहा है मेरे कंट्री में? टैक्सेशन रेट क्या है? क्या ये जानना होगा मुझे? फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब कि वैसे तो मतलब कि वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मेजरली नॉर्मेटिव इन नेचर होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी के फैक्टर्स को असेस करने के लिए क्या फील आ रहा है? ये क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स हैं ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स को असेस करने के लिए मुझे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की भी मदद लेनी पड़ती है। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कि वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव ही होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को असेस करने के लिए मुझे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की मदद लेनी पड़ती है। क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से ही तो पता चलेगा कि करंट स्टेट ऑफ अफेयर क्या है, अभी नेशनल इनकम क्या है। ये कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से पता चलेगा। व्हाट इज, समझ रहे हो बात को? तो देखो क्या लिखा आगे। हाउएवर हाउएवर फर्म्स, देखो क्या लिखा है, हाउएवर फर्म्स मस्ट थरोली अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट। दिस रिक्वायर्स स्टडी ऑफ पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थ्योरी। एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कंबाइंस एसेंशियल्स ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी, द एम्फसिस बीइंग मोर ऑन द फॉर्मर रादर देन लेटर। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का भी यूज करते हैं। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव थियरी को भी यूज करते हैं, प्लस पॉजिटिव थियरी को भी यूज करते हैं। पर बट हम एम्फसिस किस पे ज्यादा देते हैं? हम नॉर्मेटिव थियरी पे ज्यादा एम्फसिस देते हैं, बस मोर एम्फसिस इस पे देते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। क्या बात समझ में आ रही बताइए फास्ट? हाँ, दोनों की जरूरत पड़ती है हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में। चलिए, ओके तो गुरजीत जी कोई बात नहीं, तो मैंने बता दिया ना अभी। ठीक है, मैंने बता दिया ना दोस्त अभी। चलिए, प्लीज ऐसे कमेंट नहीं करना कभी, ठीक है दोस्त? कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना अभी, हो गया बस। मैंने बता दिया आपको, ठीक है।
मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। चलो, तो क्या हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, प्लीज बताइए। हम्म चलिए आगे नेक्स्ट। ओके, चलिए। हाँ, प्लीज ऐसे कमेंट्स मत करो यार दोस्त, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा। बात है नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अगला पॉइंट है, देखेंगे फास्ट। चलिए, तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बेटा क्या बोलता है। स्कोप का मतलब क्या होता है, बात को समझो, है ना। स्कोप का मतलब होता है कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में करते क्या है। क्या फील आया। मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैं कब से क्या बोल रहा हूं कि बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करता हूं। इसको बोलता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझा गया। इसको क्या बोलता हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन बोलता है कि आपके जो बिजनेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स या इसको बोलते हैं इश्यूज जो होते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है, बोलता है ऑपरेशनल, ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज। ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज। एंड दूसरा होता है बेटा, दूसरा क्या होता है बताइए, आपका एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज। या क्या बताइए, एक्सटर्नल इश्यूज। तो बोलता है बिजनेस के अंदर दो प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होता है इंटरनल प्रॉब्लम्स, जो बिजनेस के अंदरूनी आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, जो आपके इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल इश्यूज, जो एज अ होल एनवायरमेंट के वजह से मुझे जनरल वे में अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि आपकी ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज क्या होते हैं, ये आपके, ये क्या हो रहा है, ये आपके क्या होते हैं बताओ। ये आपके स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं और ये आपको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, ये आपको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज ये क्या होते हैं, ये आपको जनरल वे में, ये आपको जनरल वे में अफेक्ट करते हैं। समझ में आ रही बात है। अब बोल रहा है इंटरनल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज जो है वो क्या है बताओ। हम्म आपका जो इंटरनल इश्यूज जो होते हैं वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसीलिए इसको बोला, इसको सॉल्व करने के लिए, इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेते हैं। क्या फील आ रहा है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेते हैं। एंड एंड चूंकि हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज एक्सटर्नल इश्यूज है, वो क्या है, जनरल वे में आपको अफेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट के वजह से आपको अफेक्ट हो रहा है ना। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। क्या फील आ रही है आपको बातें अभी। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला है, यहाँ पे सुनेंगे बातें ध्यान से। हमने बेटा यहाँ पे ये बोला है, क्या सर, हमने बोला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम करते क्या है। तो मैंने बोला प्रॉब्लम को, बिजनेस प्रॉब्लम्स में इकोनॉमिक थ्योरी अप्लाई करते हैं। और इसने बोला कि आपके बिजनेस में जो इंटरनल इश्यूज होंगे ना, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करना सॉल्व करने के लिए। और जो आपके बिजनेस के एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज होंगे ना, उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसे बोलते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या फील आ रहा है आपको बातें, फास्ट बताइए जल्दी से। हम्म चलिए। यस, अरे उजमा कुछ भी अभी मत लिखो ना, वो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है अभी कि बोथ आर इंटर रिलेटेड, ये बातें नहीं चल रही अभी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स में इकोनॉमिक थ्योरी लगाते हैं। तो कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी कहाँ पे लगाओ, तो बोलता है इंटरनल इश्यूज पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी लगाना, और एक्सटर्नल इश्यूज पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी लगाना। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज नहीं पूरे इंटर रिलेटेड है, वो सब बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो अब बोलता है सबसे पहले
आप ये पढ़ो कि आपके इंटरनल इश्यूज को आप क्या अप्लाई करोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए देखेंगे आप। यस, हाँ तो आचल जी भाई आगे देखेंगे बेटा क्या आएगा। ठीक है, आगे आएंगे, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ते, पहले इंटरनल इश्यूज की बातें करते हैं आचल। ठीक है, चलिए इधर आइए। यस, सो देखेंगे अभी डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग पढ़ेंगे। क्या लिखा है, डिमांड एनालिसिस परटेन्स टू बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, अब बात को समझो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं समझो। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जानना था कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्या उसे कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं क्या खरीदना, क्या हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं क्या खरीदना। अच्छा, हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके जो डिटरमिनेंट्स होंगे, अगर ये डिटरमिनेंट्स चेंज हो गए तो हमारे प्रोडक्ट के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बदल गई तो उससे डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अगर हमारे प्रोडक्ट जो लोग खरीदते हैं उन लोगों की इनकम चेंज हो गई तो फिर हमारे प्रोडक्ट के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स ने बोला अरे एक काम करना, तो डिमांड एनालिसिस कर। डिमांड एनालिसिस क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स ने बोला अरे सुन, तू माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है डिमांड एनालिसिस, उसको यूज कर। अगर डिमांड एनालिसिस करेगा तो तुझे कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी जिससे तू अपने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। क्या फील आ रहा है अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या आपको फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बताइए फास्ट। हाँ इशू, यस, इस चैप्टर का एमसीक्यू होगा। ठीक है, क्या फील आया क्या। यस, यस और नो बताओ ना जल्दी से। ओके, ओके, सारे बच्चे बताओ ना मुझे, समझ में आ रही बात है। तो बोलता है कि आप डिमांड एनालिसिस यूज कर सकते हो अगर आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलता है डिमांड फोरकास्टिंग। अरे मैं, देखो क्या हो रहा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी, एक इंटरनल प्रॉब्लम हो रही थी मेरे बिजनेस में। क्या है इंटरनल प्रॉब्लम, मैं ये जानना चाहता था कि यार नेक्स्ट ईयर मैं कितना प्रोडक्शन करूं, मैं मेरे यूनिट्स का कितना प्रोडक्शन करूं, मैं ये जानना चाहता हूं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ने बोला अरे एक काम कर, तू डिमांड फोरकास्टिंग करना। डिमांड फोरकास्टिंग से तुझे पता चलेगा कि फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर लेना, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसी बात है। फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या आपको अब समझ में आ रहा है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बता रहा है, कि हम इंटरनल प्रॉब्लम्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। तो डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो जब जब हमको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम इनको यूज कर सकते हैं वहां वहां, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अगला आता है आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, हमको अभी ये जानना था कि यार मेरे इनपुट आउटपुट पे क्या क्या रिलेशन है, इनपुट आउटपुट का है, ये क्या बात होती है। जैसे कि शर्ट, जैसे कि शर्ट, मैंने बोला अगर तुम 10 मीटर का कपड़ा खरीदोगे, अगर तुम 10 मीटर का क्लॉथ खरीदोगे तो इसके ऊपर इसको यूज करके तुम 2 शर्ट बना सकते हो। तो आपका ये क्लॉथ क्या है, ये आपका इनपुट है, ये शर्ट क्या है, ये आपका आउटपुट है ना, ये आपका आउटपुट है, फाइनल गुड है आपका शर्ट। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या हो रहा है, हमको ये जानना है हमारे इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन है, क्या बंधन है। तो बोलता है उसके लिए आप प्रोडक्शन थियरी पढ़ो। प्रोडक्शन थियरी आप भी पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में, प्रोडक्शन थियरी ही पढ़ेंगे।
जहां पे हम समझेंगे कि कैसे हम इनपुट और आउटपुट में बंधन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं इनपुट आउटपुट के बीच। तो हमने जैसे यहाँ पे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया कि 10 मीटर कपड़े में 2 शर्ट बनेंगे। मतलब कि अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे अगर मुझे 300 शर्ट बनाने हैं तो कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा बताओ। अगर मुझे 300 शर्ट बनाने हैं तो कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा? फास्ट, जल्दी से। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी एकदम बढ़िया हो दोस्त, आप बताओ आप कैसे हैं? समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं? मैंने पहले यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया इनपुट आउटपुट में, कैसे? प्रोडक्शन थियरी को पढ़ के, जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसको यूज करके मैंने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया इनपुट और आउटपुट का। तो मैंने बोला अगर 2 शर्ट बनाने हैं तो 10 मीटर का क्लॉथ लगता है, तो 300 शर्ट बनाने हैं तो कितना कपड़ा लगेगा? तो मैंने बोला 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा मेरा? मुझे लगेगा बेटा 1500 मीटर का कपड़ा अगर मुझे मिल जाए तो मैं 300 शर्ट बना सकता हूं। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? थैंक यू सो मच मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि अगर आपको आपके बिजनेस में इनपुट आउटपुट के बीच का बंधन समझना है, रिलेशनशिप समझना है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो तुम्हें प्रोडक्शन थियरी यूज करना चाहिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्या फील आया? अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, हाँ सर मुझे एक बात बताइए, सर मैं टोटल कितना प्रोडक्शन करूं? सर मैं टोटल कितना प्रोडक्शन करूं, मैं ये सोचना चाहता हूं, मैं ये बिजनेस में जानना चाहता हूं कि टोटल कितना प्रोडक्शन करना मेरे सही होगा। तो ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट कितना होना चाहिए? तो वो भी चीजें हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में पढ़ते हैं कि आपको कहां तक प्रोडक्शन करना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में वो भी चीजें आएंगी। तो फिर से आप अगर आपके बिजनेस में जानना चाहते हैं कितना ऑप्टिमम आउटपुट होना होगा मेरे लिए, तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन थियरी पढ़ लो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैं कम से कम खर्चे में, मैं लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स, कम से कम खर्चे में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं। एफिशिएंट वे ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? कि कम से कम खर्चे में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं। तो फिर से इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पढ़ो, प्रोडक्शन एनालिसिस करो, तो तुम वहां पे ये चीजों को भी सॉल्व कर पाओगे। क्या फील आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं बिजनेस में मुझे एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला सर मुझे एक बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम अभी आ रही है सर, मैं ना अभी तक, सर मैं ना अभी तक 1 लाख यूनिट बनाता था, 1 लाख यूनिट्स बनाता था, टोटल प्रोडक्शन 1 लाख का करता था। मैं ना सर मैं अभी मेरा आउटपुट को चेंज करने वाला हूं, और अब मेरा आउटपुट 1,20,000 यूनिट होने वाला है। तो सर मेरे कॉस्ट में क्या चेंज आए, मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंज आएगा, ये जानना चाहता हूं। ठीक है बोलता है, ये प्रॉब्लम है क्या बिजनेस में? ओके, तू कॉस्ट एनालिसिस यूज कर, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एंड कॉस्ट एनालिसिस कहाँ हम पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का नाम है बेटा थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, तो इसका यूनिट 1 है थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड यूनिट 2 है थियरी ऑफ कॉस्ट। तो आप यूनिट 2 में पढ़ते हैं इसके बारे में कि आउटपुट चेंज किया तो खर्चे में क्या चेंज आता है। तो अगर आप आपके कॉस्ट के बिहेवियर को समझना चाहते हैं कि अगर आउटपुट चेंज हो गया, टाइम पीरियड चेंज हुआ, मैंने प्लांट का साइज, मेरे फैक्ट्री का साइज चेंज कर दिया, तो कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा? तो कॉस्ट एनालिसिस यूज कर लो, कॉस्ट एनालिसिस करो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्या फील आ रहा है? सर मैं कैसे सर मैं कैसे सर मैं कैसे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं, ये जानना चाहता हूं। मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करूं?
ठीक है, वो भी चीजें हम कॉस्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या होगा, ये पढ़ेंगे आप इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। आखिरी पॉइंट बेटा आज का देखेंगे, आखिरी पॉइंट आज का देखेंगे, एंड करेंगे लेक्चर इसके ऊपर। ठीक है, देन कल 6:15 पढ़ेंगे आगे। सर आप और आपके धासु एक्सप्लेनेशन ने तो जिंदगी बदल गया। अरे भाई साहब, थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच श्रवणी जी। I am watching your recorded BCK lecture. Your teaching is awesome. Thank you so much, Shravani. Thank you so much. चलिए, ओके ओके दोस्त, ओके चलिए, सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट आखिरी पॉइंट है आज के दिन का, है ना। फिर बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे 6:15 इस ही यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए आखिरी पॉइंट देखते हैं जल्दी से। लास्ट पॉइंट बेटा देखेंगे, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। सर हम कितना स्टॉक मेंटेन करके रखें हमारे बिजनेस में, तो स्टॉक भी होता है 3 प्रकार का। एक होता है रॉ मटेरियल्स, दूसरा होता है WIP, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल WIP एंड रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, तो WIP जैसे कि बेटा क्लॉथ, जैसे कि ये है कपड़ा, ये क्या है कपड़ा, ये कपड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉ मटेरियल। देन मैंने इस कपड़े को अभी यूज कर रहा हूं, मैं इस कपड़े को यूज करके शर्ट बना रहा हूं अभी। ठीक है, पर क्या हो गया, साल के एंड में कुछ मेरा कपड़ा ना क्या हो गया, मैंने ना आधा आधा अधूरा शर्ट बना के रखा है, उसका बाकी का पार्ट बनने वाला है। इसको बोलता हूं मैं वर्क इन प्रोग्रेस, कि थोड़ा बहुत बनने का है। ठीक है, हाँ कि थोड़ा बहुत शर्ट बनने का, अभी मतलब पूरा काम हुआ नहीं है उसके ऊपर, उसके बाद WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, हाँ। एंड फाइनली आता है बेटा फिनिश गुड्स, जब मेरा पूरा शर्ट रेडी हो जाता है, इसको बोलता हूं मैं फिनिश गुड्स, कि पूरा फाइनल गुड्स रेडी हो गया। तो ऐसे 3 तरह का इन्वेंट्री होता है, 3 तरह का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। बेटा WIP क्या है मुझे कुछ पता नहीं बाकी, है ना। हाँ चलिए आगे नेक्स्ट। तो बोलता है कि हम इन्वेंट्री भी कितना हम मेंटेन करके रखें। अगर मैंने बहुत ज्यादा फिनिश गुड बना के रख दिए और आगे जाके बिका ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम कैसे हमारा खर्चा मिनिमाइज कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, तो वो सारी चीजें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहिए, है ना, और कैसे आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ठीक है, सो ये हमने 3 पॉइंट्स अभी पढ़े हैं। यस, तो गाइज आई होप कि आप सबको हमारे इस लेक्चर में काफी ज्यादा मजा आया होगा। जरूर बेटा कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है हमारा ये सेशन। एंड हमारा दोस्तों लक्ष्य 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप MB सर कोड को यूज कर सकते हैं। 22 दिसंबर से ही बेटा बैच स्टार्ट हुआ है, अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे एजुकेटर्स के आपको नोट्स इस बैच में ही आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे आप चाहें तो रेगुलर सब्सक्रिप्शन या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, MB सर कोड लगाना ना भूले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स सो मच गाइज, बाय बाय एंड गुड नाइट।